हेलो कैसे आप सभी लोग द पॉलिटिकल मास्टर में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम क्लास 12 के पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है दो ध्रुवीयता का अंत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। और ये वीडियो दोस्तों 2023 के बोर्ड एग्जाम को ध्यान में रखकर तैयार की गई, सो प्लीज़ एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। चैनल पर नए हैं, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो चैप्टर का नाम है दोस्तों दो ध्रुवीयता का अंत। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि दो ध्रुवीयता क्या होती है दोस्तों। तो दो ध्रुवीयता के बारे में करें, वह व्यवस्था जिसमें दो महाशक्तियों का अस्तित्व होता है तथा जिनकी क्षमताएं प्राय तुलनात्मक होती हैं, उसे दो ध्रुवीयता कहते हैं। यह एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें दो विरोधी अथवा प्रतिरक्षी राज्य या ब्लॉक होते हैं तथा जिसमें दोनों एक दूसरे को अपना शत्रु समझते हैं। दोनों ब्लॉक एक दूसरे को अपनी सुरक्षा के लिए खतरा मानते हैं। तो यह है दो ध्रुवीयता। अब दो ध्रुवीयता की उत्पत्ति कैसे होती है? तो दो ध्रुवीयता की उत्पत्ति का जो सबसे बड़ा कारण माना जाता है वह है दो शीत युद्ध। जहाँ शीत युद्ध के दौरान ही दुनिया जो है दो गुटों में बढ़ जाती है। एक गुट जो है समाजवादी खेमे यानी सोवियत संघ होता है, दूसरा पूंजीवादी खेमा अमेरिका होता है। एक खेमे का नेतृत्व तो अमेरिका के हाथों में था और दूसरे का खेमे का नेतृत्व सोवियत संघ था। लेकिन साम्यवादी खेमे के विघटन के साथ ही दो ध्रुवीयता का अंत भी हो जाता है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि दो ध्रुवीयता का अंत कब होता है? तो दो ध्रुवीयता का अंत होता है कब? जैसे ही सोवियत संघ का विघटन हो जाता है और सोवियत संघ के विघटन होने के तुरंत बाद ही दो ध्रुवीयता का अंत भी हो जाता है। क्लियर? चलिए बात करते हैं बर्लिन की दीवार। तो बर्लिन की दीवार क्या है? बर्लिन की दीवार की अगर बात करें तो बर्लिन की दीवार पूंजीवादी दुनिया और साम्यवादी दुनिया के बीच विभाजन के प्रतीक थी। क्वेश्चन पूछा जाता है कि साम्यवादी और पूंजीवादी दुनिया के विभाजन के प्रतीक किसे माना जाता है? तो बर्लिन की दीवार को साम्यवादी और पूंजीवाद के बीच विभाजन प्रतीक माना जाता है। 1961 में बनी ये दीवार पश्चिमी बर्लिन को पूर्वी बर्लिन से क्या करती थी? अलग करती थी। 150 किलोमीटर से भी ज़्यादा लंबी ये दीवार 28 वर्षों तक खड़ी रही और आखिरकार जनता ने इसे 9 नवंबर 1989 को तोड़ दिया। या आप कह सकते हैं कि बर्लिन की दीवार के ध्वस्त होने के बाद ही सोवियत संघ के विघटन की शुरुआत भी हो गई थी। नेक्स्ट, CIS का अर्थ। तो CIS का संपूर्ण अर्थ क्वेश्चन में पूछा जाता है दोस्तों। CIS का संपूर्ण अर्थ क्या है? तो CIS का जो अर्थ है दोस्तों वह है कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट यानी स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रकुल। जी हाँ, तो स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रकुल। यह सोवियत संघ के विघटन के बाद 15 गणराज्यों का संघ बना। इसमें रूस एक गणराज्य बनता है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि सोवियत संघ का उत्तराधिकारी कौन है? तो सोवियत संघ का उत्तराधिकारी जो है वह रूस है दोस्तों। नेक्स्ट, सोवियत संघ यानी USSR। तो USSR से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। USSR का संपूर्ण नाम पूछा जाता है यूनियन सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। क्या है दोस्तों इसका संपूर्ण नाम? U फॉर यूनियन, S फॉर सोवियत, S फॉर सोशलिस्ट, R फॉर रिपब्लिक। 1917 की रूसी बोल्शेविक क्रांति बाद समाजवादी सोवियत गणराज्य संघ यानी USSR अस्तित्व में है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि USSR यानी समाजवादी सोवियत गणराज्य कब अस्तित्व में आता है? तो रूसी क्रांति 1917 के बाद। सोवियत संघ में कुल मिलाकर 15 गणराज्य थे, अर्थात 15 अलग अलग देशों को मिलाकर सोवियत संघ का निर्माण किया गया था। सोवियत संघ का निर्माण गरीबों के हितों को ध्यान में रखते हुए किया गया। इसे समाजवाद और साम्यवादी विचारधारा के अनुसार बनाया गया था। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि सोवियत संघ किस मॉडल पर आधारित था? तो सोवियत संघ समाजवादी मॉडल पर आधारित था। सोवियत संघ के विघटन के पश्चात स्वतंत्र गणराज्य कौन कौन से निम्नलिखित है? क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो रूसी, कजाकिस्तान, एस्टोनिया, लताविया, लिथुआनिया, बेलारूस, यूक्रेन, मालदोवा, आर्मेनिया, जॉर्जिया, अजरबैजान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान और किर्गिस्तान। तो ये 15 गणराज्य हैं जो सोवियत संघ के विघटन के बाद अलग अलग हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है सोवियत संघ को महाशक्ति बनने वाले कारक। तो सोवियत संघ को महाशक्ति जो है बनाने वाले कारक कौन कौन से हैं? तो यहाँ पर देख सकते हो सारे कारण दिए गए हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका की भांति सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था भी विश्व के अन्य देशों की तुलना में बहुत अधिक विकसित अवस्था में थी। दूसरे विश्व युद्ध के पश्चात सोवियत संघ की संचार प्रणाली में भी अनेक परिवर्तन आए। उस समय सोवियत संघ की संचार प्रणाली बहुत अधिक उन्नत अवस्था में थी। सोवियत संघ के पास ऊर्जा संसाधनों के विशाल भंडार थे जिनमें खनिज तेल, लोहा, इस्पात एवं मशीनरी उत्पाद आदि सम्मिलित हैं। इन संसाधनों के बल पर सोवियत संघ ने अपना बहुत अधिक विकास किया और वह एक महाशक्ति के रूप में उभरने लगा। सोवियत संघ में यातायात के साधनों का पर्याप्त विकास हुआ। सोवियत संघ के दूर दराज के इलाके भी आवागमन की सुव्यवस्थित एवं विशाल प्रणाली के कारण आपस में जुड़े हुए थे। सोवियत संघ घरेलू उपभोक्ता उद्योग भी बहुत अधिक उन्नत अवस्था में था। यहाँ पिन से लेकर कार तक समस्त वस्तुओं का उत्पादन होता था। तो ये सारे वो कारण हैं
जो सोवियत संघ को एक उन्नत अर्थव्यवस्था या एक महाशक्ति के रूप में प्रस्तुत करते हैं। लेनिन कौन था? लेनिन कौन था? तो लेनिन की अगर हम बात करें तो व्लादिमीर लेनिन का जन्म 1870 में उसका जन्म हुआ था। 1924 में उसका देहांत हुआ और यह है बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक थे। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि लेनिन कौन थे? तो लेनिन बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक थे। अक्टूबर 1917 की सफल रूसी क्रांति के नायक कौन थे? लेनिन थे। सन 1917 से 1924 तक सोवियत समाजवादी गणराज्य यानी यूएसएसआर के संस्थापक और अध्यक्ष रहे। यह मार्क्सवाद के सिद्धांत को व्यवहारिक रूप देने में अत्यंत सफल रहे। लेनिन पूरी दुनिया में साम्यवाद के प्रेरणा स्रोत बने रहे। इसी प्रकार से स्टालिन कौन थे? तो जोसेफ स्टालिन के बारे में अगर हम बात करें तो जोसेफ स्टालिन लेनिन के बाद सोवियत संघ का सर्वोच्च नेता राष्ट्र अध्यक्ष बना और उसने सोवियत संघ को मजबूत बनाने के दौर में सन 1924 से 1953 तक नेतृत्व प्रदान किया। उसके काल में सोवियत संघ का तेजी से औद्योगिकरण हुआ और उसने खेती का बलपूर्वक समूहीकरण कर दिया। उसने सन 1930 के दशक से लेकर 1953 तक सोवियत संघ में तानाशाही की स्थापना के लिए जिम्मेदार माना जाता है। ठीक है, तो ये स्टालिन और लेनिन से क्वेश्चन आता ही आता है, तो दोनों इंपॉर्टेंट हैं। अब क्वेश्चन है दोस्तों नोट्स हमारा सोवियत प्रणाली। तो सोवियत प्रणाली क्या है? तो सोवियत प्रणाली की अगर हम बात करें तो सोवियत प्रणाली वह व्यवस्था है जिसके द्वारा सोवियत संघ ने अपना विकास किया और सोवियत प्रणाली समाजवादी व्यवस्था पर आधारित थी और यह प्रणाली समतामूलक समाज और समाजवाद के आदर्शों पर आधारित थी। यह निजी संपत्ति की संस्था का विरोध करके समाजवाद को समानता के सिद्धांत पर व्यवस्थित करना चाहती थी। सोवियत प्रणाली के निर्माताओं ने पार्टी की संस्था को सर्वाधिक महत्व दिया, इसलिए सोवियत राजनीतिक प्रणाली धुरी साम्यवादी पार्टी थी जिसमें किसी अन्य दल या विपक्ष के लिए कोई जगह नहीं थी। अर्थव्यवस्था योजनाबद्ध और राज्य के नियंत्रण में थी। ठीक है, सोवियत प्रणाली की विशेषता क्या क्या थी? तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं सोवियत प्रणाली जो है सभी विशेषता यहाँ पर इंगित कर दी गई हैं। तो सोवियत संघ की राजनीतिक प्रणाली समाजवाद व्यवस्था पर आधारित थी। सोवियत प्रणाली आदर्शों एवं समतावादी समाज पर बल देती है। सोवियत प्रणाली पूंजीवादी एवं मुक्त व्यापार के विरुद्ध थी। सोवियत प्रणाली में कम्युनिस्ट पार्टी को अधिक महत्व दिया जाता था, अर्थात कम्युनिस्ट पार्टी का दबदबा था। सोवियत राजनीतिक प्रणाली धुरी कम्युनिस्ट पार्टी थी। इस दल का सभी संस्थाओं पर गहरा नियंत्रण था। सोवियत आर्थिक प्रणाली योजनाबद्ध एवं राज्य के नियंत्रण में थी। सोवियत संघ में संपत्ति पर राज्य का स्वामित्व एवं नियंत्रण था। सोवियत संघ में संचार प्रणाली बहुत उन्नत थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों इस चैप्टर के ये। ठीक है, सोवियत प्रणाली खामियां यानी इसकी कौन कौन सी कमियां थी, खामियां कौन कौन सी, तो खामियां भी यहाँ पे देख सकते हैं कौन कौन सी खामियां थी, ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो ये जो सोवियत प्रणाली की विशेषताएं और खामियां आपको जरूर करना है, यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जाता है। ठीक है, दूसरी दुनिया के देश कौन कौन से हैं? तो पूर्वी यूरोप के देशों को समाजवादी प्रणाली की तरफ पर ढाला गया। इन्हें ही समाजवादी खेमे के देश या दूसरी दुनिया कहा जाता है। तो दूसरी जो दुनिया कौन सी है? तो पूर्वी यूरोप के देशों को दूसरी दुनिया के देश के नाम से जाना जाता है। अब पूछा जाता है तो समाजवादी और सोवियत अमेरिकी अर्थव्यवस्था और सोवियत अर्थव्यवस्था में अंतर क्या था? यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों अंतर दिए गया है। सोवियत अर्थव्यवस्था की बात करें तो राज्य द्वारा पूर्ण रूप से नियंत्रित थी ये, जबकि अमेरिका की जो अर्थव्यवस्था थी वो राज्य का इसमें न्यूनतम हस्तक्षेप होता था। ये एक योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था थी। यह स्वतंत्र और प्रतियोगिता पर आधारित थी। व्यक्तिगत पूंजी का अस्तित्व नहीं था। ये व्यक्तिगत पूंजी का महत्व यहाँ पर थी। समाजवादी आदर्शों से प्रेरित थी और ये अधिकतम लाभ के पूंजीवादी सिद्धांत पर आधारित थी। उत्पादन के साधनों पर राज्य का स्वामित्व था और उत्पादन के साधनों पर बाजार का नियंत्रण था। इसका उद्देश्य लाभ कमाना था और इसका उद्देश्य क्या है दोस्तों? जन कल्याण था। ठीक है, ये आपको याद रखना है। मिखाइल गोर्बाचोव कौन थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर दोस्तों या मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों कैरेक्टर इस चैप्टर का ये है मिखाइल गोर्बाचोव। तो मिखाइल गोर्बाचोव का जन्म सन 1931 में हुआ था और वह सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति 1985 से 1991 से रहे। उनका नाम रूसी इतिहास में सुधारों के लिए जाना जाता है। इन्होंने 2 सुधार की नीतियाँ अपनाई, जिसमें पेस्ट्रोइका यानी पुनर्रचना और ग्लासनोस्ट यानी खुलेपन के आर्थिक और राजनीतिक सुधार किए। तो पेस्ट्रोइका और ग्लासनोस्ट का जो है क्वेश्चन पूछा जाता है। मिखाइल गोर्बाचोव की उपलब्धियां क्या क्या रहीं? तो मिखाइल गोर्बाचोव जो उपलब्धियां थी दोस्तों यहाँ पे इसको इंगित कर दिया गया, इसको आप जरूर कीजिएगा। अगला है सोवियत संघ में सुधारों के लिए गोर्बाचोव को बाध्य करने वाली परिस्थिति कौन सी, यानी वो कौन सी परिस्थितियां थी सोवियत संघ में जिससे प्रेरित होकर मिखाइल गोर्बाचोव सोवियत संघ में सुधार के बाध्य हुए। ठीक है, तो ये वो कारण है जिनकी वजह से सोवियत संघ में सुधार के लिए गोर्बाचोव बाध्य हुए थे। ठीक है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, सोवियत संघ की समाप्ति की घोषणा। तो सोवियत संघ की समाप्ति की घोषणा कब होती है? सन 1991 में बोरिस येल्त्सिन के नेतृत्व में पूर्वी यूरोप के देशों ने
रूस और यूक्रेन व बेलारूस ने सोवियत संघ की समाप्ति की घोषणा की। तो वो कौन से देश थे जिन्होंने सोवियत संघ के समाप्ति की घोषणा की? तो वो 3 देश है दोस्तों, रूस, यूक्रेन व बेलारूस। सोवियत संघ विघटन की बात कर लेते हैं। तो सोवियत संघ के गणराज्यों में चल रहे संघर्ष ने देश के विघटन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। गणराज्यों के संघर्ष से सोवियत संघ की केंद्रीय सत्ता दुर्बल हो गई। एक के बाद एक करके सोवियत संघ के गणराज्य स्वतंत्र हो गए। 25 दिसंबर 1991 को सोवियत संघ का विघटन हो जाता है। जिन 15 गणराज्यों को मिलाकर सोवियत संघ एक बहुराष्ट्रीय हुआ करता था, उनमें से 12 राज्यों ने मिलकर स्वतंत्र राष्ट्रकुल CIS की स्थापना की। 3 बाल्टी गणराज्य लताविया, इस्तोनिया व लिथुआनिया उनमें शामिल नहीं हुए। तो क्वेश्चन पूछा था कि बाल्टी गणराज्य इनमें से कौन कौन से? तो बाल्टी गणराज्य कौन कौन से? लताविया है, इस्तोनिया, लिथुआनिया है। तो CIS की स्थापना किन गणराज्यों को मिलाकर की गई थी? तो 12 गणराज्य हैं जिनको मिलाकर CIS की स्थापना की गई थी, जिसमें 3 बाल्टी गणराज्य शामिल नहीं हुए थे दोस्तों। सोवियत संघ का विघटन यहाँ पर देख सकते हैं क्या कैसे कब सोवियत संघ का विघटन होता है। मार्च 1985, जनवरी 1987। ठीक है, पेस्ट्रोइका का अर्थ यहाँ से चीज़ गई, ये आपको कंप्लीट करना है। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। कंप्लीट यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा दोस्तों। ठीक है, 1 नंबर 2 नंबर क्वेश्चन यहाँ से आएंगे आपके, तो इसको आपको कर लेना है। अब बात करते हैं सोवियत संघ के विघटन के कारण। तो सोवियत संघ के विघटन के कारण मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्या क्या है? नागरिकों की राजनीतिक और आर्थिक आकांक्षाओं को पूरा ना कर पाना, सोवियत प्रणाली पर नौकरशाही का शिकंजा, कम्युनिस्ट पार्टी का अंकुश, संसाधनों का अधिकतम उपयोग परमाणु हथियारों पर, प्रौद्योगिकी और बुनियादी ढांचे में पश्चिम के मुकाबले पीछे रहना, पार्टी का जनता के प्रति जवाबदेह ना होना, रूस की प्रमुखता, गोरबाचेव द्वारा किए गए सुधारों का विरोध होना, अर्थव्यवस्था गतिरोध व उपभोक्ता वस्तुओं की कमी, राष्ट्रवादी भावना और संप्रभुता की इच्छा का उभार और सोवियत प्रणाली का सत्तावादी होना। ये कुछ कारण थे जो सोवियत संघ विघटन कार्ड बन जाते हैं दोस्तों। सोवियत संघ के विघटन के परिणाम क्या क्या होते हैं? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। पहला, शीत युद्ध समाप्त हो जाता है और दूसरी दुनिया का पतन हो जाता है। एक ध्रुव विश्व अर्थात अमेरिकी वर्चस्व उदय होता है। हथियार खोड़ की समाप्ति हो जाती है। सोवियत खेमा का अंत, 15 और नए देशों का उदय होता है। विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जैसी संस्थाएं ताकतवर देशों की सलाहकार बन गई। रूस सोवियत संघ का उत्तराधिकारी बना। विश्व राजनीति में शक्ति संबंध परिवर्तित हो गए। समाजवादी विचारधारा पर आश्रित एक प्रश्न चिन्ह पूछा जाने लगा। शॉक थेरेपी को अपनाया गया और उदारवादी लोकतंत्र का महत्व बढ़ा। सोवियत संघ में कम्युनिस्ट शासन की कमियां क्या क्या थी? तो सोवियत संघ में कम्युनिस्ट शासन की कमियां क्या नहीं दोस्तों? तो सबसे पहले सोवियत संघ पर कम्युनिस्ट पार्टी का 70 साल तक शासन किया और ये पार्टी अब जनता के जवाबदेह नहीं रह गई थी और इसकी कमियां बहुत सारी थी। यहाँ पर लिखी गई सारी कमियां दोस्तों आप देख सकते हैं, इसको आपको कर लेना है। तो सोवियत पार्टी की कमियों से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। भारत जैसे विकासशील देशों पर सोवियत संघ के विघटन के क्या परिणाम हुए? तो भारत जैसे विकासशील देशों पर सोवियत संघ के विघटन के क्या परिणाम हुए? पहला, विकासशील देशों की घरेलू राजनीति में अमेरिका को हस्तक्षेप का अधिकार अधिक अवसर मिल गया। कम्युनिस्ट विचारधारा को धक्का लगा। विश्व के महत्वपूर्ण संगठनों पर अमेरिकी प्रभुत्व जैसे IMF, वर्ल्ड बैंक, बहुराष्ट्रीय कंपनियों को भारत व अन्य विकासशील देशों में अनियंत्रित प्रवेश की सुविधा मिल गई। हथियार खोड़ की कीमत क्या चुकानी पड़ी? तो यहाँ पर देख सकते हैं क्या कीमत चुकानी पड़ी हथियार खोड़ की। अगला है दोस्तों शॉक थेरेपी। शॉक थेरेपी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर का। यहाँ से 2 नंबर से 3 नंबर से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो आपको कर लेना है। शॉक थेरेपी विशेषताएं क्या करेंगे? तो शॉक थेरेपी की कंप्लीट विशेषता यहाँ पर दे दी गई दोस्तों, यहाँ पर आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है। उसके बाद दोस्तों शॉक थेरेपी के परिणाम क्या क्या रहे हैं? तो शॉक थेरेपी के परिणाम ये रहे सारे टोटल। ठीक है, गराज सेल। शॉक थेरेपी से उन पूर्वी एशियाई देशों की अर्थव्यवस्था चरमरा गई जिनमें पहले साम्राज्य शासन थी। ठीक है, रूस में पूरा राज्य नियंत्रित औद्योगिक ढांचा चरमरा उठा। लगभग 90% उद्योगों को निजी हाथों या कंपनियों को बेचना पड़ा। आर्थिक ढांचे का यह पुनर्निर्माण चूंकि सरकार द्वारा निर्देशित औद्योगिक नीति के बजाय बाजार की ताकतें कर रही थी, इसलिए यह कदम सभी उद्योगों को मटियामेट करने वाला साबित हुआ और इसे इतिहास की सबसे बड़ी गराज सेल के नाम से जाना जाता है। ठीक, गराज सेल जैसी हालत उत्पन्न होने के क्या कारण रहे? ठीक है, तो हालत उत्पन्न होने के क्या कारण रहे? पहला, महत्वपूर्ण उद्योगों की कीमतें कम से कम करके आंकी गई और उन्हें औने पौने दामों में बेच दिया गया। हालांकि इसी माह बिक्री में भाग लेने के लिए सभी नागरिकों को अधिकार पत्र दिए गए थे, लेकिन अधिकांश नागरिकों ने अपने अधिकार पत्र काला बाजारियों के हाथों बेच दिए गए क्योंकि उन्हें धन की जरूरत थी। रूसी मुद्रा रूबल के मूल्य में नाटकीय ढंग से गिरावट आई और मुद्रास्फीति इतनी ज़्यादा बढ़ी कि लोगों की जमा पूंजी समाप्त होती रही। ठीक है, क्या शॉक थेरेपी साम्यवाद से पूंजीवाद की तरफ संक्रमण का सबसे बेहतर तरीका था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, हॉट क्वेश्चन है, तो यहाँ से भी आपको कर लेना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है काफ़ी, 6 नंबर से 8 नंबर से क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है। ठीक है, ये चीज़ आपको कर लेनी है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आपको इसका। ठीक है,
संघर्ष व तनाव के क्षेत्र किस किस बीच भी थे। तो पूर्वी सोवियत संघ के अधिकांश गणराज्य संघर्ष के आशंका वाले थे। इन देशों में बाहरी ताकतों की दखलंदाजी बढ़ी। रूस के 2 गणराज्य चेचन्या और दागिस्तान में हिंसक अलगाववादी आंदोलन चले और चेकोस्लोवाकिया जो है 2 भागों में बढ़ जाता है, जिसका नाम चेक तथा स्लोवाकिया में बढ़ गया। बाल्कन गणराज्य से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, भौगोलिक दृष्टि से देखा जाए तो बाल्कन राज्य 3 ओर से समुद्र से घिरा हुआ है। इसके पूर्व में काला सागर, इसके पश्चिम और दक्षिणी भूमध्य सागर की शाखाएं हैं और इस कारण बाल्कन राज्यों को बाल्कन प्रायद्वीप भी कहा जाता है। इसमें अल्बानिया, बोस्निया, हर्जेगोविना, सर्बिया, तुर्की, यूनान, मैसेडोनिया और गणतंत्र प्रमुख रूप से सम्मिलित हैं। कुछ अन्य राज्यों को भी इसमें शामिल किया जैसे स्लोवानिया, रोमानिया आदि। बाल्कन क्षेत्र यहाँ पर देखिए गया बाल्टिक क्षेत्र से क्वेश्चन पूछा जाता है। बाल्टिक क्षेत्र के लिथुआनिया ने मार्च 1990 में अपने आप को स्वतंत्र घोषित किया। एस्टोनिया, लताविया, लिथुआनिया ने 1991 में संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य बने। 2004 में नाटो में शामिल हुए। मध्य एशिया, ठीक है, ये मध्य एशिया में कौन कौन सी यहाँ पर देख सकते हैं। मध्य एशिया के तजाकिस्तान 10 वर्षों तक अपनी यानी 2001 तक जो है गृह युद्ध चला। अजरबैजान, आर्मेनिया, यूक्रेन, किर्गिस्तान, जॉर्जिया में भी गृह युद्ध की स्थिति है और मध्य एशियाई गणराज्यों में पेट्रोल के विशाल भंडार हैं। इसी कारण से क्षेत्र बाहरी ताकतों और तेल कंपनियों की प्रतिस्पर्धा का अखाड़ा भी बना गया है। पूर्व साम्यवादी देश और भारत से यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, पूर्व साम्यवादी और भारत के बीच। तो आप ये देख सकते हैं पूर्व साम्यवादी देशों के साथ भारत के संबंध अच्छे हैं और रूस के साथ विशेष रूप से प्रागण हैं। देशों का सपना बहुध्रुवीय विश्व का है। दोनों देश सह अस्तित्व, सामूहिक सुरक्षा, क्षेत्रीय संप्रभुता, स्वतंत्र विदेश नीति, अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों का वार्ता द्वारा हल, संयुक्त राष्ट्र संघ के सुदृढ़ीकरण तथा लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं। 2001 में भारत और रूस द्वारा 80 द्विपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं। भारत रूसी हथियारों का खरीदार है। रूस से तेल का आयात करता है भारत और परमाणविक योजना का अंतरिक्ष योजना में रूसी मदद हमें मिलती रहती है। कजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान के साथ ऊर्जा आयात बढ़ाने की हम कोशिश कर रहे हैं। गोवा में दिसंबर 2016 में ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान रूस भारत के बीच हुए 17वें वार्षिक सम्मेलन में भारत के प्रधानमंत्री मोदी एवं रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच रक्षा, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष अभियान समेत आर्थिक संबंधों को बढ़ावा देने एवं उनके लक्ष्यों की प्राप्ति पर बल दिया गया है। एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था क्या है दोस्तों, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। 1991 में सोवियत संघ के विघटन के साथ ही शीत युद्ध का अंत हो गया और संयुक्त राज्य अमेरिका का विश्व राजनीति में प्रभाव बढ़ा। वर्तमान समय में कोई ऐसा देश नहीं है जो अमेरिका जैसे महाशक्ति की चुनौती दे सकता है और इस व्यवस्था को एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था के नाम से जानते हैं। नई विश्व व्यवस्था क्या है? सन 1990 के अगस्त में इराक ने अपने पड़ोसी देश कुवैत पर हमला किया और बड़ी तेजी से उस पर कब्जा जमा लिया। इराक के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र संघ ने कुवैत को मुक्त कराने के लिए बल प्रयोग की अनुमति दे दी और अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने इसे नई विश्व व्यवस्था की संज्ञा दी। इराक पर आक्रमण की घटना, ठीक है, इराक पर आक्रमण की घटना भी क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके बाद प्रथम खाड़ी युद्ध दोस्तों, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अमेरिका के नेतृत्व में 34 देशों मिलकर और 66,000 सैनिकों की भारी भरकम फौज ने इराक के विरुद्ध युद्ध किया और उसे परास्त किया। इसे प्रथम खाड़ी युद्ध कहा जाता है। प्रथम खाड़ी युद्ध के कारण क्या क्या रहे? इराक द्वारा कुवैत पर कब्जा, अमेरिका की युद्ध की इच्छा, सोवियत संघ का पतन और संयुक्त राष्ट्र संघ की असफलता, ये प्रथम खाड़ी युद्ध के कारण रहे हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रथम खाड़ी युद्ध के परिणाम क्या रहे दोस्तों? ठीक है, प्रथम खाड़ी युद्ध के परिणाम की बात करें, इस युद्ध से विश्व राजनीति में अमेरिका का वर्चस्व स्थापित हो गया। खाड़ी युद्ध ने अरब एकता की भ्रांति को समाप्त कर दिया। इस युद्ध के लिए 20 में से केवल 12 अरब देशों ने अपनी सैनिक टुकड़ी भेजी। यद्यपि युद्ध फरवरी सन 1991 में समाप्त हो गया था, लेकिन इराक के विरुद्ध लगाए गए प्रतिबंध अनेकों वर्षों तक जारी रहे। भीषण बमबारी से इराक व कुवैत में भारी जान माल की हानि हुई। इस युद्ध ने सिद्ध कर दिया कि प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अमेरिका अन्य देशों की तुलना में काफ़ी आगे है और काफ़ी समृद्ध है। ठीक है, और सैन्य विशेषज्ञों ने इसे कंप्यूटर युद्ध की संज्ञा भी दी। तो प्रथम खाड़ी युद्ध को कंप्यूटर युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। प्रथम खाड़ी युद्ध यानी ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म, ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म क्या था? तो 1990 के अगस्त में इराक ने कुवैत पर हमला किया और बड़ी तेज़ी से उस पर कब्जा जमा लिया। सभी देशों द्वारा इराक को समझाने की कोशिश की गई कि यह गलत है, लेकिन इराक नहीं माना। तब संयुक्त राष्ट्र संघ UN ने कुवैत को मुक्त कराने के लिए बल प्रयोग की अनुमति दे दी और संयुक्त राष्ट्र संघ के इस सैन्य अभियान को ही ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको कर लेनी है। कंप्यूटर युद्ध, प्रथम खाड़ी युद्ध को भी कंप्यूटर युद्ध के नाम से जाना जाता है। अमेरिकी दूतावास पर हमला, ये आपको कर लेना है दोस्तों, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद ऑपरेशन इनफाइनाइट रिच, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। 2 नंबर में 1 नंबर पूछा जा सकता है। ऑपरेशन इनफाइनाइट रिच क्या है?
ठीक है, ठीक है। 9/11 की घटना, ठीक है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों। 9/11 की घटना के परिणाम। उसके बाद एक ऑपरेशन चलाया गया जिसका नाम था ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको भी आपको करना ही करना है, ठीक है। 9/11 के बाद अमेरिका द्वारा बनाए गए बंदी, ठीक है, ये सारी चीज़ आपको करनी है। द्वितीय खाड़ी युद्ध यानी ऑपरेशन इराकी फ्रीडम भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको कर लेना है, ऑपरेशन इराकी फ्रीडम, ठीक है। इसके बाद दोस्तों हमारा है ऑपरेशन इराकी फ्रीडम के मुख्य उद्देश्य, ठीक है, ऑपरेशन इराकी फ्रीडम के छुपे उद्देश्य और ऑपरेशन इराकी फ्रीडम के परिणाम क्या रहे। इसके बाद एक जो नया टॉपिक ऐड किया गया वो आपका जो है अरब स्प्रिंग। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ से क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा दोस्तों, ठीक है, इसको करना ही करना आपको। ऑपरेशन माफ़ कीजिए अरब स्प्रिंग। विरोध प्रदर्शन के तरीके, हड़ताल, धरना प्रदर्शन, मार्च, रैली। विरोध के कारण क्या थे? जनता का संतोष, गरीबी, तानाशाही, मानवाधिकार उल्लंघन, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी। अरब स्प्रिंग या अरब क्रांति, ठीक, कहाँ से होता है, क्यों होता है, किस जगह होता है, सारी चीज़ यहाँ पर दे दी गई हैं, ठीक है। आप इसको पूरा कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये कंप्लीट दोस्तों 2 ध्रुवीय तर्कन चैप्टर 2, ठीक है, सारा हो गया है। इस वीडियो में बस दोस्तों इतना ही। वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। तब तक के लिए मिलते हैं, धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।